दुनिया भर में दोस्त और दुश्मन की पहचान करने के लिए आज भारत के पास रॉ जैसी एजेंसी है, लेकिन आजादी के लगभग 19 साल तक ऐसा कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों के बनाए इंटेलिजेंस ब्यूरो की सूचनाओं पर रणनीति बनती थी। ब्रिटिश हुकूमत ने आजादी के लिए संघर्ष कर रहे लोगों पर नजर रखने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाया था, जिसका भारत के बाहर नेटवर्क न के बराबर था। 1962 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की कमजोरी समझ में आई। चीन के हमले की भनक तक इंटेलिजेंस ब्यूरो को नहीं लगी। उसके बाद रॉ बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन रॉ का नेटवर्क बनने से पहले ही 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। आधे अधूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को धूल कैसे चटाई? वो कौन थे जिन्होंने भारतीय सेना को पाकिस्तान के हमलों से आगाह किया और उन्हें लाहौर तक कब्जा करने की राह दिखाई? रॉ के एजेंट्स की उस पहली नर्सरी की झांकी देखिए हमारी टेली सीरीज का यह एपिसोड फतेह द हंटिंग ट्रेल। एक सितंबर 1965, अखनूर सेक्टर, भारत पाक सीमा। 1965 की जंग को पाकिस्तान ने नाम दिया था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। अमेरिका से मिले पैटर्न टैंकों के काफिले के साथ पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर के अखनूर पर हमला बोला। पाकिस्तान का प्लान यह था कि अखनूर पर कब्जा करके जम्मू कश्मीर की सप्लाई लाइन काट दी जाए। पाकिस्तान के तानाशाह फील्ड मार्शल अयूब खान और तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुगलते में थे कि भारतीय सेना इससे भौचक्की रह जाएगी और जम्मू कश्मीर पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा। पाकिस्तान ये भूल गया कि उसके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी ही काफी है। जंग के 5वें दिन जनरल अयूब खान को जो खबर मिली वो पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी थी। 6 सितंबर 1965, डोगराई, लाहौर। इंडियन आर्मी की 3 जाट बटालियन के लगभग 550 जवानों ने अमृतसर बॉर्डर कब पार किया और कब वो लाहौर के सिर पर पहुंच गए, इसके बारे में पाकिस्तान कुछ समझ ही नहीं पाया। वो इस भ्रम में था कि भारतीय सेना इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं करेगी और अगर पार कर भी ले तो लाहौर तक तो कतई नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल डेस्मंड हेड की कमान में 3 जाट बटालियन के जवान पाकिस्तानी आर्मी को रौंदते हुए लाहौर की तरफ बढ़े। उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं सूझा तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को अपनी ही सरजमी पर बम गिराने पड़े। भारतीय फौज को लाहौर पहुंचने से रोकने के लिए पाकिस्तान ने इछोगिल कैनाल पर बने पुल तोड़ने शुरू कर दिए। डोगराई की जंग में भारतीय सेना की जाट बटालियन इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि उसे बैकअप सपोर्ट तक नहीं दिया जा सका। रणनीति के तहत लेफ्टिनेंट कर्नल डेस्मंड हेड को अपनी रणनीति बदलते हुए पीछे हटना पड़ा, लेकिन वो अपने इरादों से रत्ती भर पीछे नहीं हटे। 21 सितंबर 1965, डोगराई, लाहौर। लेफ्टिनेंट कर्नल डेस्मंड हेड की अगुवाई में भारतीय सैनिकों ने फिर से डोगराई पर हमला किया। इस बीच भारत के सैनिकों की एक टुकड़ी लाहौर के बरकी पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर चुकी थी। ये जगह लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थी। उधर डोगराई में पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। रेडियो पर यह खबर सुनकर पाकिस्तान के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि भारतीय सेना लाहौर के जिमखाना क्लब में जश्न मना रही है। 1965 में बैटल ऑफ डोगराई में भारतीय सेना की रणनीति आज भी सेना के सिलेबस में है। पाकिस्तान आज भी नहीं समझ पाया कि भारतीय सैनिकों को लाहौर के रास्तों और डोगराई में पाकिस्तानी सेना की तैयारियों की इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली। By the time we went into action on Dogarai for the second time, every man in the battalion knew where to go. We possibly knew every bush around Dogarai. बैटल ऑफ डोगराई में शामिल भारतीय सेना के अफसरों और जवानों के पास कागज पर बना नक्शा था, लेकिन उन लकीरों के पीछे जमीन पर पाकिस्तान के फौजी कहां तैनात हैं, उनके पास हथियार कितने और किस तरह के हैं, ये पता लगाने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि तब तक रॉ का कोई वजूद नहीं था और ना ही कोई ऐसा इंटेलिजेंस एजेंट था जो पाकिस्तान के सिस्टम में घुसकर अंदर की जानकारी दे सके। जानकार मानते हैं कि उस दौर में इंटेलिजेंस नेटवर्क के नाम पर भारत के पास सिर्फ एक्स और XX कैटेगरी के मुखबिर ही हुआ करते थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों की भाषा में एक्स कैटेगरी एजेंट वो होते हैं जो बॉर्डर पार करके
4-5 किलोमीटर अंदर की खबरें निकालते हैं। आमतौर पर ये काम सरहद पर बसे गांवों के किसान, मजदूर और चरवाहे किया करते हैं। बॉर्डर पर जब तक बाड़बंदी नहीं हुई थी, तब तक दोनों ओर के किसानों का भटकते हुए बॉर्डर पार कर जाना मामूली बात थी। लंबे समय तक बॉर्डर के दोनों ओर तैनात सैनिकों के साथ किसानों, चरवाहों की जान पहचान भी हो जाती थी। उन्हीं से सेना को पता चलता था कि सीमा पार क्या हो रहा है। एक्स कैटेगरी के एजेंट को कई बार पता भी नहीं होता कि वो जो जानकारी दे रहा है वो देश की सुरक्षा के लिए कितनी अहम है। दूसरी कैटेगरी यानी डबल एक्स एजेंट को बताकर भेजा जाता था कि उन्हें किस मिशन पर काम करना है। आमतौर पर डबल एक्स एजेंट भी सरहद पर बसे गांव के लोग ही होते थे, जो सीमा पार करके 20-25 किलोमीटर अंदर तक काम करते थे। वो अपनी पहचान बदलकर बॉर्डर पार ही छोटा मोटा काम करने लगते थे। तो क्या 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना की अदृश्य ताकत वही एक्स और डबल एक्स कैटेगरी के मुखबिर थे? इस सवाल का जवाब कभी इंटेलिजेंस एजेंसियों के रिकॉर्ड में भी नहीं रखा जाता।